चुनावी राज्यों की चुनावी। नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स। इसके साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं के जरिए। तो आइए करते हैं इस खास प्रोग्राम की शुरुआत। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, जहां पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांकेर में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया है। औ नई साहेबो, औ नई सहीबो, औ नई सहीबो, बदल के रहीबो। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी झलक कांकेर में भी दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने के साथ ही हर गरीब, आदिवासी और पिछड़े के हितों की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोयला घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर भी भूपेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है, इसलिए बीते 5 वर्षों में प्रदेश के पिछड़े, दलित और आदिवासियों का नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं और उनके बच्चों का विकास हुआ और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बदलाव चाह रहा है। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नई साहेबो, औ नई सहीबो, औ नई सहीबो, बदल के रहीबो। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की नीति है कि तुष्टीकरण किसी का न हो और विकास से वंचित भी कोई न रहे। गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई उनका लक्ष्य गरीब कल्याण ही रहा। भाजपा सरकार की प्राथमिकता है हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण।
आदिवासी का कल्याण। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासी बेटी के विरोध में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी बेटी का ये अपमान हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को सजा देनी है। कांकेर से धीरज कुमार, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ से स्केच बनाकर पकड़कर खड़ी एक नन्ही लड़की को खास तौर पर बुलाया। पीएम ने नन्ही बच्ची को उनका स्केच बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए स्नेह और आशीर्वाद के साथ वापस पत्र लिखने का भी आश्वासन दिया। हमारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और अब आइए उस नन्ही बच्ची को सुनते हैं जिसका नाम आकांक्षा ठाकुर है। उसने क्या कुछ कहा। मुझे बहुत दिन से मैसेज मिल रहा था, हर कोई बात कर रहा था कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मोदी जी से मिल के रहूंगी। मैंने उनके लिए स्केच बनाया तो मोदी जी बोल रहे थे कि आप हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने आपका स्केच देख लिया है, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, आप उस पर एड्रेस लिखिए। मोदी जी का चिट्ठी का इंतजार है आपका? हाँ, बहुत है। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और इस पूरी खबर पर बात करेंगे, वहाँ की सियासत पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की सभा की बात करते हैं। किस तरह से लोगों के नब्ज को पकड़ा जाता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री से बेहतर किसको हो सकती है। सीधे पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, ये इसका एक उदाहरण हमने अभी देखा अपनी रिपोर्ट में, और आप तो उसके साक्षी रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की सभा का आकलन करेंगे, किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह बढ़ाने में ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा टॉनिक साबित हो सकती है उनकी सभा। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की, अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने जो राज्य में परिवर्तन का नारा दिया, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की जो आम भाषा है उस आम भाषा में उन्होंने उस नारे को बार बार दोहराया और कहा कि इस बार हमें यहाँ बदलाव लाना है, इस बार हमें जो भूपेश सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जनता से कनेक्ट करते हुए जो साल 2018 में जो वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, उन वादों को उन्होंने दोहराया और कहा कि उन वादों का क्या हुआ। भीड़ में काफी संख्या में उत्साहित जो महिलाएं थी, महिलाओं से कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये वही सरकार है जिन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का नारा दिया था। उस शराबबंदी का क्या हुआ, उल्टे राज्य में शराब का घोटाला हो गया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कष्ट होता है, मुझे इस बात की काफी तकलीफ होती है कि आपको आवास नहीं मिला। हमने केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ 16 लाख आवास की घोषणाएं की थी, लेकिन उस घोषणा में केवल इतना फर्क था, राज्य सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इस घोषणा में प्रधानमंत्री का नाम है, इसलिए हम यहाँ के गरीबों को उनका आवास नहीं देंगे, और हमारे 12,000 करोड़ रुपये वापस चले गए। उन्होंने कोयला घोटाला का जिक्र किया कि कैसे यहाँ की सरकार जो विकास के नाम पर आई थी उन्होंने कोयला का घोटाला किया। और सबसे अहम बात जो उन्होंने आम जनता के बीच दोहराया, उसने धान खरीदी का मुद्दा दोहराया। आप जानते हैं कि यह जो प्रदेश है यह किसानों का प्रदेश है और यहाँ पे धान खरीदी प्रमुख मुद्दा होता है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस बार बार धान खरीदी का नारा देती है कि हम धान खरीदते हैं, तो उन्होंने यहाँ की जनता को बताया कि धान खरीदने में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं। ठीक है धीरज, आपका धान राज्य सरकार नहीं खरीदती है, धान खरीदने का जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है। धीरज, किस तरह के चुनावी रंग आप इस पहले फेज में देख रहे हैं जिसमें बस्तर की सीटें शामिल हैं?
बिल्कुल, देखिए बस्तर का ये जो संभाग है, लगभग इस संभाग में पिछली अगर 2 साल 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ पे कांग्रेस ने लगभग पिछले पहले चरण के 18 से 19 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो बस्तर के जो लोग हैं वो बहुत संभले हुए हैं और इस बार बस्तर के लोग बदलाव की भूमिका में दिख रहे हैं, क्योंकि हम आम लोगों से भी हमने काफी बात किया, काफी वहां के स्थानीय जानकारों से हमने भी बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से जो राज्य की सरकार ने केवल वायदे पर वायदे किए, लगभग कुल 36 वायदे यहाँ की जनता के साथ उन्होंने किए और ये देखना होगा कि कितने वायदे पूरे हुए। आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि सरकार ने कैसे यहाँ की जो गरीब जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, बदलाव के नाम पर उन्होंने धोखा किया है, अपने वायदों के नाम पर। देखिए उनका गौठान घोटाला, गौठान योजना सबसे बड़ी योजना जिसको उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि इससे गौ संरक्षण होगा, जो यहाँ के जो ग्रामीण किसान है, ग्रामीण किसानों से गोबर खरीदा जाएगा और उस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे, किसान के खेतों तक वही वर्मी कंपोस्ट जाएगा। और उसी गौठान घोटाला में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। तो ये कैसी सरकार है जो गौ संरक्षण की बात करती है, जो बार बार कहती है कि हमने बीजेपी के मुद्दे चुरा लिए, और वही सरकार गौ संरक्षण के नाम पर यहाँ घोटाला करती है। इस तरीके से उन्होंने युवाओं को जोड़ा, युवाओं को कनेक्ट किया, उन्होंने मातृभाषा छत्तीसगढ़िया भाषा की बात कही और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हमारी सरकार जबकि आई है केंद्र में, तो हमने जो मातृभाषा में मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम युवा को वही नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम युवाओं को केवल ये नहीं देना चाहते हैं कि उनके साथ हम वायदे कर रहे और उसको हम पूरा ना करें। ठीक है धीरज, बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इन बातों का जवाब जरूर दे रही होगी। हमारे पास आज वक्त नहीं है कि हम इस पर और विस्तार से चर्चा आपके साथ कर सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और जनादेश में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को अपने शासन की उपलब्धियां बताकर समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी सत्ता में आने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इन सब के बीच ईडी के सामने पेश होने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के देवरी और टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हर परिवार एक रोजगार का वादा किया और भरोसा दिलाया कि वो किसी भी परिवार को रोजगार के बिना नहीं रहने देंगे। हर परिवार एक रोजगार, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, किसी भी परिवार को रोजगार के बिना नहीं रहने देंगे। चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का हो, चाहे वो रोजगार स्व सहायता समूह का हो, चाहे वो रोजगार हमारी जो स्वरोजगार की योजना है उनके अंतर्गत हो, ताकि पलायन ना करना पड़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर जिले के खुरई में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने समेत कई तरह के वादे किए। हालांकि कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने उम्मीद जताई कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ देंगे। सब बागी, सब जो दुखी थे उन सबसे हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर पेश तो नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सिंगरौली में रोड शो किया। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता रहा है और यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस का फोकस हर बार की तरह इस बार भी राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों पर है। आदिवासी समाज को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही दलों के क्या है प्रयास, देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की यह विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता आया है। लंबे समय तक आदिवासी वोट बैंक प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन समय के साथ इनका मन और मत बदलता रहा। साल 2003 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 पर बीजेपी को जीत मिली और 10 साल तक चली कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। 2008 में हुए परिसीमन के बाद आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। इस चुनाव में भी भाजपा को 47 में से 29 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। 2013 के चुनाव में भाजपा को 47 में से 31 सीटों पर सफलता मिली और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2018 में इन 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली, जिसने कांग्रेस का वनवास खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण बताता है कि सत्ता की चाबी आदिवासी मतदाताओं के हाथों में है। ऐसे में इस बार बीजेपी छिटके हुए आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा ये भी कह रही है कि पिछली बार कांग्रेस ने आदिवासी समाज को भ्रमित किया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस ने लगातार उनको वोट बैंक समझा, शोषण किया और उनके लिए जो योजनाएं बनाई वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और तो और जिस तरह से संस्कृति और सभ्यता पर उन्होंने अतिक्रमण करके और उनको धर्मांतरण की तरफ धकेला, वो शर्मनाक कृत्य कांग्रेस ने किया है, उसको हमारे आदिवासी भाई समझ गया। कांग्रेस भाजपा पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है। तो बड़े अधिकार हों चाहे छोटे अधिकार हों, आदिवासी समाज से वो सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको लेकर के आदिवासी समाज आक्रोशित है। वैसे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य समझा जाता है, लेकिन सच ये है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है, लिहाजा इन्हें लेकर सियासत भी खूब होती है।
हालांकि प्रदेश की जनजातीय आबादी मानती है कि उनके लिए शिक्षा, रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। हमारे इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाजजन भी ऐसे विधायक से अपेक्षा करते हैं जो किसान के हितों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ से अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। पलायन एक सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके लिए उद्योग धंधा, उद्योग रोजगार लगाए ऐसे विधायक की यहाँ पे जरूरत है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय की आबादी 21% है, लेकिन इस चुनाव में सूबे की आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह कम देखने को मिला। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति मतों का विभाजन कम करने के लिए बनी है। वनवासी जो आदिवासी मतदाता हैं, उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करता है कि वह पॉलिटिकल रूप से बहुत अवेयर हैं और वो नहीं चाहते कि ज्यादा उम्मीदवार आने से उनके वोटों का बंटवारा, विभाजन हो। दरअसल आदिवासी वोट बैंक की महत्ता भाजपा और कांग्रेस बहुत अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जनजातीय क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चुनाव में सिंबल्स का बहुत महत्व होता है और कई बार फिल्मी किरदारों को लेकर चर्चा होती रहती है। और इस बार मध्य प्रदेश के चुनावों में शोले फिल्म के मशहूर किरदार जय वीरू और गब्बर की भी एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं डीडी न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी कैसे कर रहे हैं इसका विश्लेषण। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब जय वीरू और गब्बर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, जय वीरू और गब्बर जो कि एक बहुचर्चित किरदार रहे हैं फिल्म शोले के, अब वो उनका नाम जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में लिया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर इनका नाम लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी समझते हैं। इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को मध्य प्रदेश में जय वीरू की जोड़ी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और कह रही है कि ये जय वीरू की जोड़ी है जो कि मध्य प्रदेश से गब्बर राज का खात्मा करेगी। लेकिन अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको समझने की अगर कोशिश करें तो ये कहानी शुरू होती है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री जो कि इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और जब मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो रहा था, उस समय जिस तरीके से कुर्ता फाड़ राजनीति और एक दूसरे पर कटाक्ष जो खुले मंच से सामने आया था, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं की काफ़ी किरकिरी हो रही थी और तमाम जगहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जो दिग्गज नेता हैं वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में भी अदावत कर रहे हैं, उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और इसको लेकर आला कमान ने भी दिल्ली में तलब किया था दोनों नेताओं को, और उसके बाद कांग्रेस ने कोशिश की थी कि अब सामंजस्य दिखाया जाए जनता के सामने। हालांकि टिकट बंटवारे के समय भी ये जो खींचतान थी वो बार बार निकलकर सामने आ रही थी और इसमें दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस में सामंजस्य जो है वो आला नेताओं में नहीं है मध्य प्रदेश में। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो ये था अजीत द्विवेदी का आकलन और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है?
टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के साथ ही कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जब बीआरएस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला तो बीआरएस ने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार को लेकर आईना दिखा दिया। वहीं तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने के बीजेपी के वादे को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले जारी 2 सूचियों में पार्टी 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह तेलंगाना चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक कुल 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बीच तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के वादे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तंज कसने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए ओबीसी सीएम बनाना नामुमकिन है। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं, जो पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करता है। 60 साल की सत्ता में कांग्रेस ओबीसी समुदाय से एक भी सीएम नहीं बना सकी। अब बीजेपी ने तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने का वादा किया है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबटपल्ली गांव में महिला सभा को संबोधित किया। उन्होंने केसीआर पर कालेश्वरम परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। टीआरएस पार्टी का एटीएम है, इसको आप थोड़ा बदलो। इसमें आप लिखो कालेश्वरम केसीआर का एटीएम है और केसीआर के परिवार का एटीएम है। Unfortunately, Rahul Gandhi is just a reader, is not a leader. Either he should change his script or at least his script writer, because same thing that he repeats everywhere, wherever he goes in the country he says the same thing. तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर होगी विधानसभा चुनावों की, लेकिन रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए भाजपा ने 58 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 124 सीटों पर पार्टी पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी थी। नई लिस्ट में नामों को मिलाकर बीजेपी ने 182 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौर को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं टोंक सीट पर सचिन पायलट से बीजेपी के अजित सिंह मेहता मुकाबला करेंगे। जयपुर के हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य और विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को टिकट दिया गया है। और भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।